जब से पाकिस्तान बना है तब से दुश्मन इसके खिलाफ साजिश करते रहे हैं, मगर मुसलमानों की बदकिस्मती के इनके अंदर हमेशा ही अंदरूनी गद्दार रहे हैं। मुसलमानों की तारीख में मुसलमानों को दुश्मनों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अंदरूनी गद्दारों ने। अगर मीर जाफर और मीर सादिक जैसे किरदार ना हो तो कभी भी मुसलमानों को दुश्मनों से शिकस्त ना हो। यही बदकिस्मती पाकिस्तान की भी है। यहाँ जो इक्तिदार की कुर्सी पर बैठता है वो अवाम को गुलाम समझकर खुद को बादशाह समझना शुरू कर देता है, मगर जैसे ही इक्तिदार का हुमा उनके सर से उतर के दूसरों के सरों पर जा बैठता है, ये या तो मुल्क से फरार हो जाते हैं या जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और अब इमरान खान साहब को जेलों में बंद रखा गया। भारत में हर साबिक वजीर आजम को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिलती है, दारुल हुकूमत के रेड जोन में घर मिलता है, और पाकिस्तान में हर वजीर आजम को जेल की हवा जरूर खानी पड़ती है, जिससे साबित होता है कि मुल्क के कट्टा दट्टा और ही हैं। 2011 में यूसुफ रजा गिलानी ने भी पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाए थे, जैसा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ था, किस वीजे पर आया था। ईवान का मुश्तरका इजलास हुआ था कि उसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था। इसके कुछ अर्से बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगवा हो गया और फिर उसी रास्ते से जिन पर चलकर उसामा पाकिस्तान आया था वो अफगानिस्तान चला गया था। इस वक्त जब अवामी मुंतखब हुकूमत PTI के मैंडेट को चुराकर चोरों में रेवड़ियों की तरह ओहदे और वजारतें बांटी जा रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी भी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी पुराने सियासतदान हैं। यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम भी रहे हैं और स्पीकर असम्बली जैसे मोअज़्ज़िज़ ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। ताहम इनके बेटे अली हैदर गिलानी जो रुकने पंजाब असम्बली दूसरी बार मुंतखब हुए हैं, वो पार्लियामान का तकद्दुस क्या होता है और मोअज़्ज़िज़ ऐवान में बैठते कैसे हैं सीख ना पाए। मोहतरम ऐवान को भी अपने घर का ड्राइंग रूम समझकर खातून के साथ बातें करने में मगन दिखाई देते हैं। ये खातून लीगी रुकने असम्बली सलमा भट्ट हैं, जो दौरान बजट तकरीर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी से खुशगपियों में मसरूफ थी। इतने में कनीज़े खास मरियम औरंगजेब की नजर भी इस पर पड़ गई। मरियम नवाज ने सलमा की तरफ देखा तो सांस फूल गया। तोबा तोबा, ये कौन कौन से लोग ईवान में पहुंच गए हैं, तभी तो इन्हें बानमती का कुंबा कहा जाता है। खुद को सैयद कहते हैं और गैर महरम से खुशगपियों में मसरूफ है। मसूफ अवाम के पैसों से ईवान बना है और अवाम के पैसों से ही अरकान को तनख्वाह जाती है। क्या इसलिए कि ये लोग पार्लियामेंट में जाकर अवाम की खिदमत करें या इस तरह की गैर इखलाकी हरकत करते और वक्त का जिया करते दिखाई दें? अवाम तो समझती है कि ये कानून बनाने के लिए ईवान में गए हैं, मगर यहाँ तो आशिकी माशूकी के खेल खेले जा रहे हैं। इस सब के बाद तो कानून और अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। जिन जरियों से ये आते हैं उनसे ऐसे ही नताइज निकलते हैं। बगैर रसीदे दिखाई, बगैर बेगुनाही साबित किए लाडले की पूरी औलाद बरी कर दी गई। दूसरी तरफ इमरान खान के जाली केसों में सजाएं सुना दी गई और हाई कोर्ट ऐसे कारी है जैसे इस मुल्क में वाकई इंसाफ होता है। सब नजर आ रहा है कौम को। ये मस्खरे, बांड, मिरासी, झूठे गद्दी नशीन सैयद, सरदार और मखदूम ये पार्लियामेंट में अवाम का खून चूसने के लिए जमा हुए हैं। इनका काम सिर्फ अपने अकाउंट की नादीदा डोरियों पर नाचना और इख्तिदार के आला ऐवान को अपनी ताकत और फिरौनियत में इजाफे का जरिया बनाना है। इसलिए ये मुनाफिक अब मुंतखब होकर ऐसी ही हरकतें करेंगे। जहाँ तक बात है हैदर गिलानी की, तो ये बंदा तो पहले ही मशकूक है। इमरान खान साहब ने पहले भी हैदर गिलानी की मशकूक शख्सियत पर आवाज उठाई थी और कहा था यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, मगर इस पर कोई केस नहीं चल सका। अभी भी देखा जा सकता है सेनेट इलेक्शन के लिए अपने बाप यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीदने वाला बेटा हैदर गिलानी मोहसिन नकवी के लिए सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त साथ साथ था। आज जिसको रियासत कहा जाता है साबित हो रहा है उसकी सालों के लिए क्या पॉलिसी है और कितने जलील होंगे। खान साहब किस किस को रोएं, खाली सेनेट में ही नहीं, पाकिस्तान के कौन से इलेक्शन में, कौन से इदारे में, किस बंदे ने क्या क्या नहीं दिया, पैसे सब कुछ कौन पकड़ा गया। अब तो अवाम को खान साहब की जात के अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी पे यकीन नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। यहाँ इंसाफ नहीं है। अगर इंसाफ होता तो क्या यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली से सीट जीत पाता और सेनेटर लग पाता, और अब अपनी सीट वापस करके वो सेनेट का चेयरमैन बन गया है। लानत है ऐसे निजाम पे। पार्लियामेंट में एक से एक बढ़कर गधे बैठे हुए हैं। इस पार्लियामेंट को खत्म करके तेजाबी गुसल की जरूरत है। सारे लुच्चे लफंगे, बेशर्म और जमीर फरोश किस तरह के जुगाड़ लड़ा के पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं कि इनकी हरकतें देखकर हैरत होती है कि ये हैं वो मुंतखब नुमाइंदे जो कौम की भलाई और फलाह के लिए काम करने के दावेदार हैं। ऐ शौकत खानम के बेटे, किस मिट्टी से बना है तू? कुछ तो एहसान जता ले हमारे ऊपर, कुछ तकालीफ जता दे। कह दो कि मैं आपके लिए 27 साल से लाड़ा हूँ, कुछ तो जता दो। बोल के मैंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, जता दो कि मैं आपकी आजादी के लिए कैद में हूँ। कैसे लीडर हो
आप जताते भी नहीं हो। यहाँ 2-2 दिन जेलें काटने के बाद कोई सेनेट का टिकट मांग रहा है और कोई MPA MNA का, लेकिन बस एक आप जो बगैर किसी लालच के हमारे लिए लाड़े हैं। अफसोस के पाकिस्तान हराम खाने वालों की अमाजगा बन चुका है। यहाँ ईमानदार शख्स मुश्किल से रह सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है शहबाज शरीफ साहब के जिम्मे 2 अहम एक्सटेंशन हैं। इसके बाद दिन की भी छुट्टी होगी और छुट्टी कराना जरदारी साहब के जिम्मे है। जंगल में भी शायद कोई ज़ाब्ता इखलाक, कोई ना कोई कायदा कानून होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे बदबक टुकड़े में इन इखलाकियात नाम की कोई भी चीज बाकी ना रही। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम निहाद नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाह किया है। एक बार फिर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को मिलकर घसीटने का फैसला किया है। यही लोग थे जो कुछ वक्त पहले एक दूसरे को पाकिस्तान को लूटने के इल्जाम में घसीटने की कस्में खाते रहे, वादे करते रहे। अब सब मिलकर मुल्क को घसीटेंगे, क्योंकि एक बार फिर कच्चे के पक्के डाकू कौम पर मुसल्लत हो चुके हैं। अब इसमें क्या शक कि सबसे बड़ा डाकू तो ऐवान सदर में है। पीपल्स पार्टी तो खुद डाकू पालती है। मरियम नवाज की सेक्रेटरी सानिया आशिफ फरमाती हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर कहकर पुकारते हैं। अपने वालिद का मान रखने का शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहिबा। माशाल्लाह, हमारी क्लास में एक बच्चा फेल हो गया। उसके अब्बा जी ने असरो रसो का बेदरेक इस्तेमाल करके उसे गोल्ड मेडल दिलवा कर पूरे स्कूल का मॉनिटर बनवा दिया। वो भी उसे प्यार से मेरा टॉपर बेटा कहते थे। उसे हम सब भी यही कहते थे। अपने अब्बू का मान रखने का शुक्रिया टॉपर बेटे। पाकिस्तान के इदारे तमाम पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि तुम्हारे वोट, तुम्हारी सोच और तुम्हारे जज्बात की टके की औकात नहीं। हर डाकू को मुल्क पर मुसल्लत करेंगे, हर चोर को बरी करवाएंगे। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। जिम्मी वर कहते हैं मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर नरेंद्र, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो अफगानिस्तान से जंग करेगी। मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 1980 से 1988 की ईरान इराक जैसी जंग लगाकर दोनों मुल्कों को तबाह करवाना है। जब लड़ लड़ कर एक की चोंच और दूसरे की दुम गुम हो जाएगी तो फिर इंडिया और अमेरिका अपना काम करेंगे। सन 1988 में ईरान इराक जंग खत्म हुई। 1990 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। ईरानी लेकिन तगड़े रिसोर्सफुल निकले। सब साजिशों के बावजूद बच गए, लेकिन इराक न बचा। 1990 से 2020 तक जहन्नुम से गुजरा। जो काम अफगानिस्तान में अमेरिका न कर सका वो पाकिस्तान से करवाना है, और जो काम पाकिस्तान में इंडिया न कर सका वो इस्लामाबाद में नई नरेंद्र शहबाज की हुकूमत करेगी। बेखबर अवाम बेचती गई है। नवाज शरीफ ने लंदन में सौदा करवाया है। दुबई फ्रंट पर है, इंडिया पीछे है। अब तो लगता है हमारी बोली 1948 में जिन्ना की वफात के बाद ही लग गई थी। इसके बाद वाले वाकयात को एक तसलसल से देखें तो ये साबित होता है कि हर दौर में सिर्फ चेहरे ही बदले हैं, बाकी तो सब करीब करीब एक जैसा ही रहा है। खिजा में गुलशन की आबादकारी के दौर में अगर माली बच्चे कुचे तनावर दरख्तों की टहनियों को ही काटना शुरू कर दें तो सैकड़ों बहारें भी उस गुलशन के घने साए को वापस नहीं ला सकती। आज सूरत हाल ये है कि IMF ने कहा है कि CPEC पर कोई इजाफी पैसा बजट में नहीं रख सकते। मतलब CPEC पर माई बाप अमेरिका अपनी चीन से दुश्मनी पाकिस्तान के जरिए निकालेगा। फिर FBR को बिल गेट्स फाउंडेशन के जरिए रिफॉर्म्स करने का मतलब है कि अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तानी शहरियों के डेटा और सिक्योरिटी के साथ। इससे लोग और टैक्स देने से कतराएंगे। फिर बात आएगी दिफाई बजट पर, जिसमें कटौती का मुतालबा होगा। फिर बात आएगी असासे बेचने पर कौड़ियों के दाम। फिर बात आएगी न्यूक्लियर असासों की तादाद और लोकेशन डिस्क्लोज करने की। फिर बात आएगी कि भारत से मुआहदे करो और भारत के नीचे आ जाओ। फिर बात आएगी कि चीन से तमाम कारोबारी रवाबित खत्म करो, फकत CPEC नहीं बल्कि हर मुआहदा रिवर्स करो। फिर बात आएगी कि रूस के साथ या ईरान के साथ कोई रवाबित ना रखो, खसूसन कारोबारी रवाबित। और इन्हीं सब चीजों के दरमियान मुतालबा होगा कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया तो शायद हम इन तमाम मुतालबात में कुछ राय दे दें। ये सब कितनी जल्दी होगा फकत अल्लाह को इल्म है, मगर ये होता जरूर नजर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।